अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो ई केट की टेस्ट हो या एम केट की। चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम है मोशन, या हम इसको कह सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हम ये पढ़ना चाहते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। तो हम कहते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी अगर पोजीशन चेंज करेगा तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। पहले लिख लेते हैं, the object, if an object changes its position, if an object changes its position with respect to its surrounding, then object is said to be in motion। ठीक है, मोशन जब हम डिस्कस करते हैं तो मोशन के साथ हम रेस्ट भी डिस्कस करते हैं। रेस्ट बिल्कुल इसके रिवर्स होता है। यानी रेस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position, if an object does not change its position with respect to its surrounding, then object is said to be in rest। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देंगे। अब सपोज करें ये एक ट्रेन है या एक ये कार है, और इस कार में ये एक ऑब्जर्वर है और ये ग्राउंड है, और दूसरा ऑब्जर्वर ये ग्राउंड पे है। इस ऑब्जर्वर का नाम जो है वो ए है और इस ऑब्जर्वर का नाम जो है वो बी है। तो अगर ये गाड़ी मूव कर रही है तो ऑब्जर्वर ए कहेगा कि ये गाड़ी जो है वो मोशन में है। ये गाड़ी इसलिए मोशन में है क्योंकि इसके हिसाब से इस गाड़ी की पोजीशन जो है वो चेंज होगी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर आगे होगी। यानी टाइम गुजरने के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी जो है ये मोशन में है। अब एक बात आप और समझें, अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, सी ऑब्जर्वर है ये, तो ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर सी ये अपने हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे ये जो दोनों ऑब्जर्वर होंगे ये रेस्ट में होंगे। बात समझ में आ रही है। अब एक बात और भी आपको याद रखनी चाहिए कि जो मोशन का कॉन्सेप्ट होता है या जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है ये 100% परफेक्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब एक ऑब्जर्वर के मुताबिक दूसरा ऑब्जर्वर मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। कैसे देखें, अगर हम ऑब्जर्वर बी से पूछेंगे तो ऑब्जर्वर बी कहेगा कि ऑब्जर्वर ए जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर ए जो है वो मोशन में है और ऑब्जर्वर सी भी मोशन में है, क्योंकि इसके हिसाब से इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये दोनों ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि गाड़ी आगे जाएगी और गाड़ी में जो बंदा बैठा होगा उसको ये लगेगा कि ये बंदे मेरे जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक बात सीख ली है कि जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट है या जो मोशन का कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा रिलेटिव है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट or motion is not absolute but relative। ठीक है, इसी तरीके से अब
इस चीज़ को क्लियर डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फिज़िक्स में एक सिस्टम यूज़ करते हैं। उस सिस्टम के हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन कर सकते हैं। उस सिस्टम को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो हम कहते हैं इट इज द सिस्टम, it is the coordinate system, it is the coordinate system through which measurements or observations are performed। ठीक है। What is frame of reference? It is the coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं या हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। जैसे ये क्लासरूम है, मैं इस क्लासरूम में हूँ, तो ये जो क्लासरूम है मेरा, ये मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और दूसरा बंदा किसी गाड़ी में है, या ऐसे समझें ये ऑब्जर्वर एक ग्राउंड पे है और दूसरा ऑब्जर्वर इस गाड़ी में है। तो ये ग्राउंड पे बैठ के इसके ऑब्जर्वेशंस अलग होंगे और ये जो गाड़ी में बैठा हुआ है इसके ऑब्जर्वेशंस अलग होंगे। तो ऐसा क्यों है? तो हम कह रहे हैं ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अलग अलग है। यानी ग्राउंड के हिसाब से ये ग्राउंड पे बैठ के कहेगा कि ये कार वाला मोशन में है, और ये कार में बैठ के कहेगा कि ग्राउंड वाला मोशन में है। हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को हमेशा वो स्टेशनरी कंसीडर करता है। अगर ये अपने आप को स्टेशनरी कंसीडर करेगा तो लाजमी है ये कहेगा कि ये मोशन में है। अगर ये अपने आप को स्टेशनरी कंसीडर करेगा तो ये कहेगा कि ये मोशन में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन आप डिफाइन कर रहे हो तो उसमें आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प ले लो। अब बात क्लियर हो जाएगी। अगर हम कहेंगे कि जो बंदा ग्राउंड पे बैठा हुआ है, यानी ग्राउंड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, उसके मुताबिक कार वाला बंदा जो है वो मोशन में है। इसी तरीके से जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से ग्राउंड वाला बंदा जो है वो मोशन में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट होगी। तो हमारी ऑब्जर्वेशन प्योरली डिपेंड करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और फिजिक्स में जो मोस्ट कॉमनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज हम करते हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो आप सब ने फिजिक्स में देखा होगा, हम बार बार ये ड्रा करते हैं। वेक्टर्स में भी हमने ड्रा किया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो हम कहते हैं इट इज द सेट ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस नोन एज एक्सिस। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो हम कहते हैं इस सिस्टम के पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिसको हम एक्सिस भी कहते हैं, और ये तीनों लाइंस तीनों एक्सिस एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, और इन कॉमन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन पे x का वैल्यू भी 0 होगा, y भी का वैल्यू भी 0 होगा, z का वैल्यू भी 0 होगा। अब सपोज करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंशन करना चाहते हैं। तो सपोज करें ये हमारा ऑब्जेक्ट P है, तो इसकी पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम चैप्टर 2 में एक वेक्टर भी पढ़ के आए हैं जिसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करेंगे इसी पॉइंट पे, और हम इस वेक्टर को कहेंगे कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है R, और ये R पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? तो हम कह रहे हैं ये पॉइंट P की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो हम कहेंगे इट इज द सेट ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, इनको क्या कहेंगे? नोन एज
एक्सिस। ठीक है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर, एक वेक्टर के साथ करेंगे और उस वेक्टर का नाम होगा नॉन एज पोजीशन वेक्टर, और इस वेक्टर को कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये तो हुआ सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम फिजिक्स में मोस्टली यूज करते हैं। पर फिजिक्स में अगर हम चलेंगे तो फिजिक्स में हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं फिजिक्स में। सो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये फेडरल के बुक में हैं, पर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। हम ये सारी टॉपिक्स चैप्टर नंबर 17 में पढ़ते हैं इंटर में, पर मैं यहाँ पे ही आपको समझा देता हूँ क्योंकि MCQs यहाँ से बनते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स होते हैं फिजिक्स में। एक को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो हम कहते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर हम इंट्री टेस्ट पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो हम कंसीडर करते हैं कि आप लोग फर्स्ट ईयर भी पढ़ के आए हो और इंटर भी पढ़ के आए हो। आई होप सो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। यानी सपोज करें ये रूम है, इस रूम में ये जो है, थोड़ा सा यहाँ दिखाएं आप, तो ये अगर आप इरेजर देखें तो यहाँ पे रेस्ट में पड़ा हुआ है। ये इरेजर जो है रेस्ट में पड़ा हुआ है और ये तब तक रेस्ट में ही पड़ा होगा जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हम कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है तो ये जो हमारा क्लासरूम है, ये क्लासरूम हमारा कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है। तो लिहाजा हम इस क्लासरूम को कहेंगे कि ये क्लासरूम हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरीके से अगर कोई ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, जब ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगी, उस ट्रेन की किसी सीट पर ऐसा ही इरेजर पड़ा हुआ हो तो आप देखेंगे वो बिल्कुल रेस्ट में ही पड़ा होगा जब तक ट्रेन को ब्रेक ना लगे। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो या रेस्ट में भी हो सकता है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव भी कर सकता है। पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक चीज़ नहीं होती है जिसका नाम एक्सेलरेशन होता है। तो अब आप यहाँ देखें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? A frame of reference in which Newton's first law is valid, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा it may be in rest or moving with uniform velocity। ये या तो रेस्ट में हो सकता है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। इसके पास क्या नहीं होगा? इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन, इसके पास ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी। तो याद रखिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम होता है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाई वी आर कॉलिंग नॉन एक्सेलरेटेड? बिकॉज इनके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। ठीक है, इसके साथ हम डिस्कस करते हैं दूसरा टाइप जिसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो हम कहेंगे अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। अब सपोज करें हम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और उस ट्रेन में सीट पे एक इरेजर पड़ा हुआ है और अचानक से ट्रेन को ब्रेक लग गई है। जब ट्रेन को ब्रेक लगेगी तो आप देखेंगे कि जो सीट पे इरेजर पड़ा हुआ होगा वो नीचे गिर जाएगा। जब वो इरेजर नीचे गिर गया इसका मतलब है उस इरेजर पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं था, क्योंकि इरेजर पे कोई भी फोर्स नहीं लगा और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो इरेजर गिर चुका है। तो हम कहेंगे ये इरेजर जो था वो एक ऐसी ट्रेन में है जो एक एग्जाम्पल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो हम कहेंगे अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first law is not valid। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। सो मैं लिखूंगा इट इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो आप इनको नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पे मैंने कुछ MCQs लिखे हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं जस्ट रिवीजन के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है डैश ऑलवेज चेंजेस। तो मैंने आपको बताया थ्योरी में कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हमेशा उसकी क्या चेंज होती है, पोजीशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा पोजीशन। ठीक है। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स डैश लॉ इज वैलिड। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 3, अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस इज नोन एज। तो मैंने बताया था इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं डिस्टेंस को। सो व्हाट इज डिस्टेंस, तो हम कहते हैं इट इज द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसकी डेफिनेशन है इट इज द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब कहने का ये है, अब समझे ये एक पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है, इनके बीच में जितनी भी सेपरेशन है या स्पेस है हम इसको कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। तो डिस्टेंस जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और फिर जब हम कोई भी क्वांटिटी डिस्कस करते हैं तो उसके साथ हम उसका यूनिट भी डिस्कस करते हैं। तो हम कहेंगे इट्स यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। जब हम डिस्टेंस डिस्कस करते हैं तो इसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ेगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहते हैं इट इज द चेंज इन पोजीशन, इट इज द चेंज इन पोजीशन, इट इज द चेंज इन पोजीशन। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है इट इज द शॉर्टेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये दो बातें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। देखें, एक बॉडी है, वो बॉडी पहले ए से शुरू हुई, ये पॉइंट है, ये मैं बना रहा हूं, ये ए है, बी है, सी है, डी है। एक बॉडी है जो ए से शुरू हुई बी तक जा रही है, फिर बी से वो सी तक जा रही है, फिर सी से वो डी तक जा रही है और डी से फिर वो वापस ए पे आ रही है।
जब बॉडी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए आ जाएगी तो इसका मतलब है वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी जहाँ से उसने शुरुआत की थी। तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन पोजीशन पे। बॉडी की पहले भी पोजीशन ए थी और बॉडी की अब भी पोजीशन ए है, तो हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। हालांकि बॉडी ने डिस्टेंस किया होगा। सपोज करें अगर ए से बी तक 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 3 और 3 6 और ये 10 16 मीटर किया है। हाउएवर हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। इसी तरीके से ये सर्कुलर पाथ है। अगर कोई बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है, एक रोटेशन कंप्लीट मतलब ए से शुरू हुई और वापस घूम फिर के वापस ए पर आ गई, तो इस केस में भी हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करेगा चेंज इन पोजीशन पे। तो पहली बात आप लोगों की आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब इसी बात पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बॉडी ए से बी तक 4 है और बी से सी तक 3 है। एक बॉडी ए से बी जा रही है, फिर बी से सी जा रही है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस 4 और 3 7। पर जब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। तो ये जो पॉइंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे, और इस पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट 5 आएगा और हम कहेंगे कि हमारी बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 5 किया है। तो आई थिंक आपकी ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी कि हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात और भी याद रखेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और साथ ही साथ हम उसका डायरेक्शन भी देखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ एक बॉडी ने 3 मीटर ईस्ट में मूव किया और फिर कहूँ उसी बॉडी ने अब 3 मीटर वेस्ट में मूव किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम कहेंगे ये वेक्टर इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, तो हम कहेंगे बॉडी ने नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 किया हुआ है। तो हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बात आपको और भी याद रखनी है, इसका यूनिट वही होगा जो डिस्टेंस का है। इट्स SI यूनिट इज मीटर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखें, एक रूल है, रूल ये है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। कभी ये हो सकता है कि जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उतना ही बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सपोज अगर एग्जांपल ले लें, हमारी बॉडी ए से बी जा रही है, तो जब हमारी बॉडी ए से बी जाएगी तो उसने डिस्टेंस भी 3 मीटर किया है। अच्छा, कुछ बातें अब आप लोगों को याद रखनी है। जैसे डिस्टेंस जो हमारा है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। जैसे अब अगर आप देखें ए से बी अगर कोई बॉडी जा रही है तो इस केस में डिस्टेंस भी 3 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 3 होगा। दूसरा केस ये है कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस केस में देखें, जैसे अगर बॉडी ए से सी तक जा रही है तो बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है 7, पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है 5। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी डिस्टेंस may or may not, डिस्टेंस may or may not be 0। कैसे? जैसे अगर आप देखें, अगर कोई बॉडी A से A तक जा रही है
तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 और 5 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 5 ऐड करेंगे 16। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड। व्हाट इज स्पीड? तो हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या हम ऐसे कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय body, the distance covered by body in 1 second, the distance covered by body in 1 second, या distance covered by body per unit time, हम ऐसे भी कह सकते हैं। या हम सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं the rate of change of distance, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर स्पीड आप देखेंगे तो स्पीड को हम v से शो करते हैं और ये होता है s/t। s मीन्स डिस्टेंस, t मीन्स टाइम। स्पीड जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और एक बात आपको यह याद रखनी है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और मे बी 0। तो हम कह सकते हैं इट मे बी, ठीक है, पॉजिटिव और 0। स्पीड बॉडी की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब जब हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो उसी टाइम हमें वेलोसिटी की भी बात करनी होती है। व्हाट इज वेलोसिटी? तो हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन is called velocity। rate of change of position with respect to time भी कह सकते हैं, the rate of change of position is called velocity। यानी velocity का फार्मूला होगा डेल्टा r by डेल्टा t। डेल्टा r क्या है? चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा t क्या है? टाइम टेकन, या सिंपल हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब एंट्री टेस्ट में कभी कभी क्वेश्चन आता है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, तो चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पर उसी के साथ अगर लगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो हम उसको फिर वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा, और वेलोसिटी जो हमारी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स जब भी हम करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी देखेंगे। देखें, कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, एक जर्नी हम कर रहे हैं और उस जर्नी में बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, पर बॉडी की स्पीड 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मसलन आप देखें, अगर कोई बॉडी ए से B तक जा रही है, फिर B से C तक जा रही है, फिर C से D तक जा रही है, फिर D से A तक आ रही है, और ये बॉडी सपोज करें 10 सेकंड में ये A से A तक आ रही है, तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे जब बॉडी A से A तक वापस आ रही है तो इस दौरान बॉडी की जो टोटल स्पीड है वो 0 है, और सॉरी जो टोटल वेलोसिटी बॉडी की है A से A तक वो 0 है। वो इसलिए 0 है क्योंकि जब बॉडी A से वापस A तक आ गई तो चेंज इन पोजीशन 0 हो जाएगा। जब चेंज इन पोजीशन 0 होगा तो हम कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी भी 0 होगी। पर अगर आप इस केस में स्पीड निकालना चाहें तो बॉडी की स्पीड 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है, आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है वो स्पीड मिल जाएगी। तो अब हम कुछ बेसिक से एमसीक्यूज करेंगे, फिर हम आगे वेलोसिटी के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर दी चेंज इन पोजीशन is called, the change in position is called option A displacement, option B
वेलोसिटी ऑप्शन सी, स्पीड ऑप्शन डी, डिस्टेंस। तो चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज लेस देन 1, equal to 1, greater than 1, both A and B, E none of these। तो अब आपसे पूछ रहा है कि रेशियो, तो जब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभी डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, इस केस में जो रेशियो बनेगा वो 1 बनेगा। पर आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, इस केस में वो लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि ये लेस देन 1 भी हो सकता है या इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। A body moves along a circular path of radius r and completes half rotation find its distance and displacement। ठीक है, ऑप्शन है 2r 2πr, ऑप्शन बी है πr 2r, ऑप्शन सी है 2πr 2r, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अब ये बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें, ये एक सर्कुलर पाथ है और बॉडी ने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है। हाफ रोटेशन मतलब अगर हम यहाँ से शुरू हों तो यहाँ तक, जब पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस होता है 2πr सर्कुलर पाथ पे, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। बहरहाल जब पूरी साइकिल कंप्लीट होगी तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है, वो 2πr होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है पूरी साइकिल में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा पूरी साइकिल में। पर यहाँ पे पूरी साइकिल नहीं हुई है, हाफ साइकिल हुई है। तो आप देखें ये वाला जो होगा ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर पूरी साइकिल होती तो 2πr, पर हाफ साइकिल है तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आधी साइकिल हुई है। तो आधी साइकिल के दौरान हमारा जो डिस्टेंस होगा वो πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट इस लाइन को बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और अगर आप थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री आती है तो हम इस लाइन को डायामीटर कहते हैं, और डायामीटर हमेशा ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो पहले हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, बाद में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आई थिंक ए नहीं होगा, बल्कि क्या कहते हैं, बी होगा। ठीक है, अब हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करें। कंटिन्यू है। अच्छा, अब हम एक एमसीक्यूज और डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा केयरफुली, थोड़ा सा टेक्निकल है। अ बॉय मूव्स along a circular path of radius r and makes 1/4 trip. Find his distance and डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड मेक्स 1/4 राउंड लिख लें, ट्रिप क्लियर नहीं होगा, राउंड लिख लें। इसके ऑप्शंस में लिख लेता हूं पाई आर 2r, दूसरा ऑप्शन लिखता हूं पाई आर अपॉन 2r, तीसरा ऑप्शन लिखता हूं पाई आर अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2r, और एक ऑप्शन लिखता हूं 2r इंटू r। अब देखें क्वेश्चन बता रहा है अ बॉय मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है वो r है, ठीक है, ये r ये ठीक है रेडियस कहलाएगा। और इसने 1/4 यानी अगर ये यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ तक इसने किया है। इसका मतलब है जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि पूरी साइकिल के दौरान डिस्टेंस होता है 2πr, पर इसने उस साइकिल का 1/4 किया है, यानी हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस हमें मिलेगा पाई आर अपॉन 2, डिस्टेंस तो फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो अगर आप ये लाइन देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये सेंटर से लेकर बाहर तक ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो हम कैसे मिलेगा हमें आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा? 2r स्क्वायर। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट 2 और r, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा इसका। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। A car moves 4 meter east, then 3 meter south. The total time taken by car is 10 seconds. या इसको ऐसे लिखें, a car moves 40 meter east then 30 meter south. The total time taken by car is 10 seconds. Find its speed and velocity. ठीक है, ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 7 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 7 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखें जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप देखें पहले ईस्ट में, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो पहले जो आपकी कार है वो 40 मीटर ईस्ट में ट्रेवल कर रही है, तो ये 40 मीटर ईस्ट हो गया। उसके बाद 30 मीटर साउथ, तो साउथ नीचे होता है, ये 30 मीटर हो गया। जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड में आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। स्पीड कैसे मिलेगी? स्पीड मिलेगी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 और 30 70। और इस दौरान टाइम कितना लिया है गाड़ी ने? टाइम लिया है 10 सेकंड। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे
तो ये 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 7 मीटर पर सेकंड गाड़ी की क्या हुई, स्पीड हुई। पर जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप ये निकालेंगे तो ये आपका 50 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 50। तो जब आपको वेलोसिटी मिले तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 और टाइम कितना है 10, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसका राइट चॉइस जो होगा वो डी होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, तो फिर आगे कुछ डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे वेलोसिटी के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम, या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पॉइंट। सपोज करें हमारी बॉडी ए से बी जा रही थी, फिर बी से सी जा रही थी, फिर सी से डी जा रही थी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा कि भाई बॉडी ए पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, बी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, सी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। या सपोज करें इस पूरी जर्नी का जो टाइम है वो 10 सेकंड रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि भाई 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी थी, 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 4 सेकंड पे कितनी थी, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, दूसरी डेफिनेशन हो सकती है the velocity of a body, the velocity of a body at any point, किसी भी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं the velocity of a body for short interval of time, short interval of time। शॉर्ट इंटरवल मीन्स टाइम जो है वो बहुत छोटा सा है। जैसे अब देखें मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखें मैथमेटिक्स में हम कहते हैं वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब टाइम इतना छोटा है कि वो तकरीबन जीरो के बराबर, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर है। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये चीज़ बहुत कम है, या सिंपल वर्ड्स में मैं कहता हूँ यार छोड़ो ये चीज़ ज़ीरो है, तो बात तो सेम हुई। यानी ज़ीरो नहीं है पर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच जब कर रहा है इसका मतलब है बहुत छोटा है। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी से क्या शो करते हैं, वेलोसिटी। पर यह वेलोसिटी क्या है, जब टाइम बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे टाइम के दौरान जो वेलोसिटी बॉडी के पास होती है हम उसको कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई। अब एक बात नोट करें, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जब आप किसी कार में ट्रेवल करते हैं तो एक स्पीडोमीटर लगा होता है गाड़ी में,
जो आपको बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी अभी कितनी स्पीड पे चल रही है। तो वो जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो कौन सी स्पीड को मेजर कर रहा होता है, वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। सो द स्पीडोमीटर measures the instantaneous velocity। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टाइप, और इस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन भी करेंगे। इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कह लें या एवरेज स्पीड कह लें, ठीक है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड? तो हम कहते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम कहते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। Average velocity means total distance S1, S2, S3 up to Sn। हमने पहले डिस्टेंस S1 किया है, फिर S2 किया है, फिर S3 किया, इसी तरीके से हमने Sn तक डिस्टेंस कवर किया है। और S1 जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो T1 में, S2 जो कवर किया T2 में, S3 जो कवर किया है वो T3 में, इस तरीके से Tn। तो ये बेसिक फार्मूला है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का। जब भी हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस एक साइड पे कलेक्ट करेंगे और एक साइड पे हम टोटल टाइम कलेक्ट करेंगे, फिर इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। देखें, एवरेज स्पीड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास होते हैं। अब एक फार्मूला मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक फार्मूला सुन लें, ये पॉइंट्स सुन लें, नोट कर लें। इफ बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या है आपको पता नहीं है, पर फार्मूले के हिसाब से मैं बता देता हूँ। इफ बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपको पता है उसकी एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है। उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का तब होता है जब बॉडी के पास क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अब दूसरा केस ये है, सपोज करें हम A से B तक जा रहे हैं या A से C तक जा रहे हैं। अब ये हमारी पूरी जर्नी है A से C तक, पर हमने क्या किया है कि हमने एक जर्नी यानी इस जर्नी को दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। हमने आधा जर्नी एक स्पीड के साथ की है जिसका नाम v1 है, और बाकी का जो आधा जर्नी है वो हमने स्पीड v2 के साथ की है। यानी आप समझें ये टोटल जर्नी थी 100 मीटर्स की, हमने पहले 50 मीटर सपोज करें 20 मीटर पर सेकंड के साथ किए, और बाकी के जो 50 थे वो हमने 30 मीटर पर सेकंड के साथ किए। इस केस में फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो मैं लिख रहा हूँ if half distance covered at a speed v1 and remaining half at speed v2। आधा डिस्टेंस स्पीड v1 पे किया है, दूसरा आधा डिस्टेंस स्पीड v2 पे किया है। इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। ये फार्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक बात और सुने, अब समझें कि ये एक जर्नी थी A से लेकर C तक, और ये टोटल जर्नी जो है सपोज करें ये 90 मीटर की थी। अब मैंने क्या किया, पहले 1/3 90 का 1/3 क्या होगा 30 मीटर्स। पहले जो 30 मीटर्स थे वो मैंने कवर किए स्पीड v1 के साथ, और बाकी के जो 60 मीटर्स यानी 2/3
2/3, बाकी के जो 2/3 यानी 60 मीटर हैं वो मैंने किए हैं स्पीड v2 के साथ। अब बताएं एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा। तो इसका भी एक अलग से एक जो है, ठीक है, वो इसका भी एक फार्मूला बनेगा, उसको भी हम जो है वो यानी डिस्कस कर लेंगे। इसको भी हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। अब कैसे ड्राइव करेंगे तो देखें, तो मैं ये कह रहा था कि एक डिस्टेंस स्पीड v यानी जो है, सपोज करें हमने एक जर्नी की है ए से लेकर सी तक और ये टोटल जर्नी 90 मीटर्स की है। अब इसका जो 1/3 है वो हमने स्पीड v1 के साथ किया है और बाकी का जो 2/3 होगा वो हमने v2 के साथ किया हुआ है। इस केस में फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा। तो इस केस में मैं लिखता हूँ if 1/3 of distance is covered at speed v1 and remaining, तो कितना remaining होगा 2/3, and remaining 2/3 distance is covered at speed v2। तो फिर इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा 3v1 v2 प्लस 2v1 प्लस v2। तो ये फार्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का। अब मैं आपको एक जनरल ट्रिक बताता हूँ जिससे आप सारे फार्मूले खुद बना लेंगे। देखें कभी कभी क्या होता है, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं और उसमें टाइम को हिडन कर देते हैं। यानी आपको कहते हैं कि भाई 20 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया, यानी हमने S1 डिस्टेंस कवर किया स्पीड v1 के साथ और S2 हमने डिस्टेंस कवर किया स्पीड v2 के साथ। एवरेज स्पीड का फार्मूला बताओ। अब देखें आप लोगों ने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा हुआ है S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn डिवाइडेड। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ हिडन हो गई, टाइम। तो आप एवरेज स्पीड का फार्मूला वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2। ये डिस्टेंस तो आपको मिला हुआ है, अब टाइम नहीं मिला हुआ तो आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम हमेशा मिलता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। तो आपको टाइम कैसे मिलेगा, t1 कैसे मिलेगा, तो आप करेंगे S1 डिवाइडेड बाय v1। इस तरीके से आपको t2 कैसे मिलेगा, S2 डिवाइडेड बाय v2। अगर आपका ये डिस्टेंस Sn तक जा रहा है तो आपका टाइम भी Sn तक जाएगा। तो t1 कैसे मिलेगा, S1 डिवाइडेड बाय v1 और S2 डिवाइडेड बाय v2 अप टू Sn डिवाइडेड बाय vn। ये जनरल फार्मूला हो गया। और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं, उसमें आपको जो है अब डिस्टेंस को हिडन करेंगे। अब आपको कहेंगे एक गाड़ी है जो v1 स्पीड के साथ जा रही थी टाइम t1 के लिए और फिर उसकी स्पीड v2 हो गई टाइम t2 के लिए। अब इस केस में एवरेज स्पीड बताओ। मतलब कहने का ये है, आपको ये कहेंगे कि 100 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी पहले 3 सेकंड के लिए और फिर 150 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी चली 2 सेकंड के लिए। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। इस केस में कौन सी चीज़ हिडन है, इस केस में डिस्टेंस हिडन है। तो आप एवरेज स्पीड का फार्मूला नीचे तो आप वही लिखेंगे t1 प्लस t2 अप टू tn, क्योंकि टाइम तो आपको गिवन होगा। कौन सी चीज़ गिवन नहीं है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा कैसे मिलता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी अगर आपको S1 चाहिए तो S1 आपको मिलेगा v1 मल्टीप्लाइड बाय t1, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपको मिलेगा v2 इंटू t2 अप टू vn इंटू tn। तो ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के फार्मूले हो गए। तो बहुत सारे फार्मूले हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के और मैंने आपको कंडीशन बताई है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट कर लें, तो फिर हम इस पे अब कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये कुछ MCQs हैं जो मैंने डिस्कस किया हुआ है उसके हिसाब से हैं। अ कार कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हाफ एंड नेक्स्ट हाफ एट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज। हाफ की बात हो रही है, तो इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला था 2v1 v2 v1 प्लस v2।
2, तो पहली स्पीड कितनी थी 20 और बाद में 30, 20 प्लस 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 4 टाइम। 4 को 2 से करेंगे 8 और 8 को 3 से करेंगे तो 24। 24 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम एक ऑप्शन और यहाँ पे रख लेते हैं 24, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अ ट्रेन कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी एट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 2/3 एट 300 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब 1/3 और 2/3 की बात हो रही है, तो इस केस में हमने फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, 3v1 v2 2v1 प्लस v2। तो 3 और v1 100 है, v2 300 है और 2v1 मीन्स 100 प्लस 300। तो हम इसको सम करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। अच्छा, इसको अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी, पहले हम इनको ऐड कर रहे हैं। ये 200 होगा, ये 300 500 होगा, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और 5 का टेबल इस पे 1 टाइम लगेगा, इस पे 20 टाइम लगेगा। 20 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो 60 हो जाएगा और 60 मल्टीप्लाई करेगा इससे अपना 3 से तो कितना हो जाएगा 180। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है। इसी तरीके से यह क्वेश्चन देखें, द कार इज ट्रेवलिंग एट वेरियस स्पीड्स एज 20 मीटर पर सेकंड फॉर 30, 10 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड्स एंड 5 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो मैंने बताया था इस केस में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी s1 प्लस s2 प्लस s3 t1 प्लस t2 प्लस t3 होगा। अब यहाँ पे s1 हिडन है, s2 भी हिडन है, s3, तो हम फाइंड करेंगे s1 कैसे मिलेगा, v1 इंटू t1। v1 कितना था 20, t1 कितना था तो ये 60 हो जाएगा। इस तरीके से s2 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 हो जाएगा। इस तरीके से s3 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो जाएगा। तो 60 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 5, इसको जमा करेंगे तो ये 105 होगा। 105 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 10.5 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। अब देखें ना, ये सारे MCQs डिस्कस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे। अ कार कवर्स फर्स्ट 100 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 20, पहले जो 100 मीटर हैं वो 20 पे, एंड नेक्स्ट 350 मीटर एट द स्पीड ऑफ 35, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। थोड़ा सा समझें। अब यहाँ पे स्पीड मिली हुई है, यहाँ पे डिस्टेंस मिला हुआ है, टाइम हिडन है, तो एवरेज स्पीड का वही फार्मूला होगा s1 प्लस s2 t1 प्लस t2, पर टाइम यहाँ पे नहीं है। टाइम कैसे मिलेगा, s1 अपॉन v1, s1 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा 5। फिर t2 कैसे मिलेगा, दूसरा डिस्टेंस 350 डिवाइडेड बाय 35 यानी 10। टोटल टाइम हमें मिल गया है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, पहले डिस्टेंस कितना हुआ था 100, बाद में 350, 10 प्लस 5, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 15। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर का। अ कार इज मूविंग बिटवीन 2 चेक पॉइंट्स, ये 2 चेक पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके दौरान गाड़ी मूव कर रही थी और गाड़ी के पास क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको पता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला इनिशियल फाइनल डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल मतलब पहली पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी 20 और दूसरी पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी 30। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो v1 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 25।
तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। तो आज के लेक्चर के लिए ये है। फिर हमारा एक टॉपिक रहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसके बाद हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी रहता है। तो ये सारा डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।